जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास का आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान जो है पॉलिटी उसको कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ये मास्टर वीडियो रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर है और इसका पहला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देखिए नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यानी कि ये प्रश्न बोल क्या रहा है, देखिए कि सही कथन को चुनना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो देखिए सही कथन को चुनना है। बोल रहा है कि पहला जो ऑप्शन है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, तो हाँ ये बात सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकता है, तो हाँ ये भी सही है। और तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं, नहीं मतलब कि भारत बड़े जैसे नहीं, ये कथन गलत है। यानी कि सही कथन बोल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि ये बोल रहा है ना कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है, तो नहीं, यानी कि छोटे छोटे देशों में भी सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। तो ये कथन जो है गलत कह रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 यानी कि सही कथन बोल रहा है, तो सही कथन सिर्फ 1 और 2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक समझ रहे? आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ये जेडी गुडी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यानी कि रंगभेद के विरोधी कौन कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद महात्मा गांधी भी रंगभेद के विरोधी हुए, जिसके कारण इनोसेंट प्रिटोरिया नामक स्टेशन से मतलब कि उतार दिया गया था, या उस पे से चढ़ने नहीं दिया गया था, बोला जाता है कि उनको फेंक दिया गया था ट्रेन से। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के साथ भी रंग विरोधी कि ये सब नेता हुए हैं। ठीक, यानी कि इनके साथ मतलब कि गोरा और काले रंग के बीच भेदभाव हुआ था, और ये जेडी गुडी नहीं थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करें, क्या बोल रहा है, पाकिस्तान, ये क्वेश्चन ही गलती दिया है लग रहा है कि इसका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो अगर हम बात करें इसका, अगर मिलान करने की बात करा जाए, तो ये जो पाकिस्तान हो जाएगा वो पाकिस्तान हो जाएगा इस्लामी देश। क्या हो जाएगा? इस्लामी देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लामी देश। हिंदुस्तान कैसा देश है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। और इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट नामक देश है, यानी कि यहाँ पर ये धर्म चलता है। तो यानी कि अगर ऑप्शन देगा तो यानी कि पहला का हो जाएगा ब, ठीक ना, दूसरा का हो जाएगा अ, और तीसरा का सी का हो जाएगा स। समझ गए? ये मतलब ऑप्शन इसको देना चाहिए यहाँ पर, ये सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस्लाम देश है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट देश है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका को लैंगिक विभेद बोलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? यानी कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ कहाँ किया गया? तो पंचायती राज में किया गया है। यानी कि लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में कोई भी
कोई भी आरक्षण नहीं है। अगर देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे कि सरकार दो होती है, जैसे कि एक केंद्र में काम करती है जिसको हम लोग संसद बोलते हैं, ठीक, संसद बोलते हैं। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। उसी तरह से जो हर एक राज्य में एक विधान मंडल होता है, विधान मंडल होता है। और इस विधान मंडल में दो, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी तरह से हर एक राज्य में विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ये विधान परिषद जो है ना, वो सिर्फ 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे बिहार, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक, और उसके बाद तेलंगाना, ठीक, और हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्यों में ही सिर्फ केंद्र शासित यानी कि विधान परिषद है। समझ में आ गया? तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक। देखिए, तो लोकसभा में जो है ना, लोकसभा में कोई भी महिलाओं की अगर आरक्षण की बात किया जाए तो महिलाओं की आरक्षण कहाँ कहाँ है? देखिए, तो पंचायती राज में कहाँ है? पंचायती राज में है, ठीक। विधानसभा में है, कहाँ है? पंचायती राज हो जाएगा, नगर पालिका, नगर पालिका हो जाएगा। तो यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। राज्यसभा में भी महिलाओं का आरक्षण है, राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ महिलाओं को आरक्षण अगर नहीं की बात कहा जाए तो लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है, विधानसभा में भी कोई आरक्षण नहीं है और मंत्रिमंडल में भी कोई आरक्षण नहीं है। तो कहाँ कहाँ है? तो ये पंचायती राज में है, और ये संसद का लोकसभा में नहीं है लेकिन राज्यसभा में है। तो पंचायती राज हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा में नहीं है लेकिन विधान परिषद में है, तो विधान परिषद हो जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न है, और संसद जो होता है, संसद कितने लोगों से मिलकर बनता है? तो 3 लोगों से, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी नियम कानून या कोई भी कानून नहीं बनता है। आगे देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? और कौन सा कथन गलत है? तो ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यानी कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये कथन गलत है, ठीक ना। कौन कौन कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसका मन चाहे वो धर्म अपना सकता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन ये जो बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत बोल रहा है, ठीक ना, कि एक धर्म दूसरे मतलब या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना है, ठीक ना, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भी धर्म मानना चाहता है वो अपना सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आगे देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। आगे देखते हैं,
लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, बिहार में, याद रखिएगा। बिहार के वैशाली में। कहाँ? बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे प्रिय नेता महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ये है 40%। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य है। कौटिल्य का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी नाम है। और इनका और एक नाम है जिसे चाणक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाणक्य। याद रखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर की एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं घाना के। निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया है? ये किया गया है जर्मनी भाषा समुदाय में। अगला प्रश्न है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ये वाला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डच भाषा समुदाय। याद रखिएगा, डच भाषा समुदाय, डच भाषी समुदाय। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र ने। अगला प्रश्न हम लोगों का कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? क्या है? भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। जनमत पर आधारित शासन कौन सा होता है? तो जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र, जी हाँ, जनता चुनती है, उसे लोकतंत्र बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। अगला प्रश्न है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इनमें सब यानी कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेदों में सामंजस्य, ये सभी जो है लोकतंत्र की अन्य प्रणालियों से बेहतर बनाता है। चैप्टर नंबर हमारा 2 है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इसको देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन प्रणाली संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ये लिखित संविधान, शक्तियों का आयोजन, सर्वोच्च न्यायालय, ये विशेषता है। आगे देखते हैं। संघ सरकार या राज्य का उदाहरण है। तो संघ सरकार या राज्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये अमेरिका जो है राज्य का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है अनुसूची से 7 में बताई गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? जिस पर संघ यानी कि केंद्र शासन या केंद्र कोई कानून बनाता है। राज्य वो होती है जिस पर कोई राज्य केंद्र नहीं, राज्य जो होता है कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में एक संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बनाते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्यों सही है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यही सत्ता में साझेदारी की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि
यह संघवाद इस बात की व्याख्या करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई है या कहाँ विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो सही बयान है कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना ही बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी या भागीदारी का बयान है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता मतलब जो केंद्र में बैठा हो, और जो केंद्र में बैठा होता है उसके लिए बहुत ही चुनौतियों का सामना पड़ता है कि कोई क्षेत्र में अलग अलग भाषाई लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो इन सभी को एक धागे में पिरोकर और सभी को एक समान भाव से लेकर चलना ही सत्ता में भागीदारी कहलाता है। ठीक ना, कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, यही सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। देखिए, संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो क्या होती है? तो ये होती है बहुदलीय। मतलब संघ में जो होती है बहुदलीय व्यवस्था होती है। संघीय व्यवस्था में सरकारें कैसी होती है? बहुदलीय होती है। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, निर्वाचन अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा में कुल सीट कितनी है, तो ये हो जाएगा 552 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न है कि कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 543 हो जाएगा। 543 हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेकिन ये जो ठीक है, 543 ही होगा। आगे देखते हैं। समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? सरकार का तीसरा स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन जो है इससे क्या जोड़ा गया था? तो पंचायती राज जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? तो 74वां से नगर पालिका जोड़ा गया था। नगर पालिका जोड़ा गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? क्या है? दूसरा स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो है आपका 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष है। आगे देखते हैं। पटना नगर निगम का प्रधान किसे कहा जाता है, या प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापौर कहा जाता है, याद रखिएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय कौन नहीं है? तो नगर निगम पंचायती राज के स्वरूप नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बताई गई? तो 22 भाषा है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना है? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना है। आगे देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? 73वां संविधान संशोधन से दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो आयकर आय का स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में बताया गया है? कि स्थानीय स्वशासन किस अनुच्छेद में बताया गया है? सीधी बात की स्थानीय स्वशासन जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है।
आगे देखते हैं, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो मुकदमे जो सुलझाए जाते हैं ये दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये दोनों के तहत, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है मुखिया होता है, और ग्राम कचहरी का सरपंच होता है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपका ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में अनुसूचित भाषाएं 22 है, यानी कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सूची के विषय है? तो राज्य सूची का विषय कौन सा हो जाएगा? राज्य सूची का विषय हो जाएगा कानूनी व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर डी पटना में, बिहार में पटना में की गई थी। सोवियत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी 1946 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। निम्न में से नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल होती है? तो समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा। क्या है? शिक्षा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1998 में समझौता हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1958 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संघों में एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो एक साथ आने का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में किस स्थान पर रखा गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद 40 में है। अगर पूछेगा कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21, क्योंकि 21 ये हो जाएगा और हिंदी को मिला लीजिएगा तो 22 हो जाएगा, याद रखिएगा। और टोटल संविधान में 22 भाषाएं हैं। और भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं आपके संघ सूची में रखे जाते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है? तो राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करता है? तो ये हो जाएगा नगर आयुक्त की नियुक्ति करता है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो ये होती है बहुदलीय व्यवस्था में। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नगर परिषद में। संविधान की अनुसूची मतलब 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। किससे है? नगर पालिका से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 11वीं अनुसूची होगा तो ये हो जाएगा पंचायती राज से, पंचायती राज से हो जाएगा। अगर 10वां पूछेगा तो दल बदल से हो जाएगा। 9वां हो जाएगा, 9वां भूमि सुधार हो जाएगा। 8वां भाषा से हो जाएगा। 7वां सूची से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित? देखिए नगर की बात है, नगर पालिका याद रखिएगा था। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? दोनों को, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को है। सरपंच का जो निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो ग्राम सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? क्या? तो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में
किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था, और किसके द्वारा? इंदिरा गांधी ने लगाया था। इंदिरा गांधी ने आपात लगाया था, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबको पता होगा, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, और ये संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे ये। अगला प्रश्न है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव के बाद किस पार्टी को बहुत बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी के बहुमत मिला था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको जो आंदोलन है ये पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। तो आप लोग ये कमेंट में ये बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि राजनीतिक दल ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो ये बना था आपका 2005 में बना था, और इसे ही आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई, याद रखिएगा। आरटीआई भी अगर पूछ देगा कि आरटीआई संबंधी कानून कब बना था, तो 2005 में हो जाएगा, ठीक ना। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे कि पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इसीलिए वहां पर संघर्ष हो रहा था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था आपका 1948 ईस्वी में। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय है आपका कि व्यक्तियों के समूह से, यानी कि राजनीतिक दल का आशय किससे है? तो व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सबका उद्देश्य क्या होता है? कि सत्ता प्राप्त करना। सभी चाहते हैं कि हम सत्ता प्राप्त कर लें, यानी कि हम शासन करें। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो किस देश में पड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? यूके भी बोला जाता है, कहीं कहीं यूके भी बोला जाता है। ब्रिटेन को यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और साथ ही साथ इंग्लैंड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कोई कोई होता है कि इंग्लैंड ब्रिटेन को समझ नहीं पाता कि एक ही है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो होता है वो क्या होता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य ये राजनीतिक दल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग रोक के इसको देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? मतलब किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है? तो ये होती है बहुदलीय व्यवस्था में होती है। आगे देखते हैं, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना ये आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो चुनौती नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये नहीं है।
आगे देखते हैं दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता और राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे देखते हैं जनता दल यूनाइटेड यह पार्टी का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1999 में। इसे हम लोग जेडीयू भी बोलते हैं, जेडीयू बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है, तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ये होती है ढीली होती है। क्या होती है, ढीली होती है। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो देखिए जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब से 2019 में जब 2019 में तो ये राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, याद रखिएगा। यानी कि पहले के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे आवश्यक कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए मजबूत जनमत, मजबूत जनमत। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, तो नेपाल में शासन प्रणाली है लोकतंत्र। आगे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, तो भारतीय जनता यानी कि बीजेपी की स्थापना, तो बीजेपी की स्थापना कब होती है, तो 1980 में होती है, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह आप लोग सबको पता है कमल का फूल है। आगे देखते हैं किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई। बहुमत समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि बहुमत समाज पार्टी यानी कि बसपा, बीएसपी यानी कि बसपा, बसपा के कौन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे काशीराम थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है, तो हमने बताया है राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया है। देखिए अंगीकार स्वीकार में शब्द में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखिए अगर अब पूछेगा कि अंगीकार कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अंगीकार मतलब पूरा लागू कर दिया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी कि लोजपा का जो है, लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, ये है आपका बंगला है, बंगला है, ठीक ना। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ये सही है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 1975 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, ये नेल्सन मंडेला थे। कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था, तो ये हो गया था आपका जनता दल यूनाइटेड में हो गया था, जनता दल यूनाइटेड में हो गया था। आगे देखते हैं भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो ये था जल का निजीकरण। क्या था, जल का निजीकरण, जल का अभाव हो गया था। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, ये पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी, पटना में। चिपकू आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1965 में। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है, तो दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध है आपका महाराष्ट्र राज्य से। आगे देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एस.ए. डांगे को, एस.ए. डांगे को। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो बंगला था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोजपा का, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का। आंग सांग सू की का संबंध किस देश से है, तो नाम से ही लग रहा है आंग सांग सू की, ये हो जाएगा म्यांमार से हो जाएंगे। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो साइकिल जो है आपका समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में
एक दलीय प्रणाली है। तो एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो चीन में है। कहाँ है? चीन में है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न हम लोग का कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये पड़ी थी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। आगे देखते हैं 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ही हुई थी। याद रखिएगा, 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला है चैप्टर नंबर 4 है हम लोग का लोकतंत्र की उपलब्धियां। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो अनुरूप नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 देशों में। 100 से भी ज़्यादा देशों में हो गया है अब। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा जनता को। किसके फसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक में। लोकतंत्र में परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? इसका सही आधार है कि विविधताओं का साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। आगे देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्था है। तो बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है? तो ये 3 स्तरीय है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये की गई है आपका 50% कर दिया गया है, 50%। भारत में मतदान करने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष, यानी कि वोट डालने की आयु। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन सा होता है? तो ये सबसे अधिक सहायक होता है विकास होता है। आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये थी 10% थी। कितनी प्रतिशत थी? 10% थी। आगे देखते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी? मतदाताओं की संख्या है 71 करोड़ है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। आगे देखते हैं, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कितने देशों में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो देखिए, लोकतंत्र जो है भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन, भारत और अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं संसद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं?
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी होगा, राष्ट्रपति होगा। सभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में जो है वो की गई है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं, यानी कि कोई भी सही नहीं दिया गया है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी आपका 61%। 61 होगा, प्रतिशत नहीं होगा। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 में। और जो 2000 ये हुआ है 2018 में कौन सा चुनाव, 2019 में जो चुनाव हुआ था, 2019 में ये 17वां हुआ था। और 2024 में चुनाव हुआ था वो ये कौन सा हुआ था, 19/5/24 में हुआ था आपका 18वां लोकसभा चुनाव। आगे देखते हैं, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में, और 18वां 2024 में। 17वीं लोकसभा 2019 में और 18वीं लोकसभा 2024 में हुआ था। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी, तो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी आपकी 10.86%। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप किस में है, तो भारत में। भारत का 22वां राज्य कौन बना है, तो 22वां राज्य बना है आपका सिक्किम बना है। कौन बना है, सिक्किम बना है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है, तो मेघालय जो है असम राज्य को काट कर बनाया गया है। आगे देखते हैं हमारा, तो यहाँ पर हमारा पूरा पॉलिटी यानी कि सोशल साइंस का जो है राजनीतिक शास्त्र ये पूरा खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है। चिपको आंदोलन के नेता कौन है, और इस मतलब कि चैप्टर में बताया भी गया है आंसर कि चिपको आंदोलन के नेता कौन है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।